देश बदल रहा है। जी हाँ, हमारा देश बदल रहा है। और आप समझ के यह देखिए, मैं मनीष आपके बीच आज भारत के प्रधानमंत्री की कृषि कानून वापस लेने की योजनाओं पे बात करने आया हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जिसको लेकर 2014 में लगा कि भारत में अच्छे दिन आने वाले हैं, लोगों ने बड़े ही मज़ेदार तरीके से वोट दिए और पहले टर्म और दूसरे टर्म में भी उन्हें एक भारी बहुमत देते हुए सरकार को स्थापित किया। एक व्यक्ति एक राष्ट्र के नारे को लोगों ने बिना कहे मान लिया और उसके विंग जो आरएसएस विंग है और उनके संगठित गिरोह जो है उनके माध्यम से नरेंद्र मोदी को जिस प्रकार से एक चेहरे के रूप में प्रज्वलित किया गया, उसको आप देख करके यह देख सकते हैं कि भारत कहां से कहां पहुंच गया। अर्थव्यवस्था, मानसिक रूप से विकृति, किस प्रकार से भारत के अंदर धीरे धीरे संकीर्ण मानसिकताओं वाले लोगों को एक बहुत बड़ी जगह मिली और लोग देश को एक ऐसे दर्जे में पहुंचा करके छोड़ दिया है जहां लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। देखिए, बदलाव की परिधि जो भी हो, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे जिस कानून व्यवस्था और अपने अड़ियल स्वभाव की वजह से उन्होंने कहा कि हमने जो फैसला किया वही तय होगा, संशोधन जैसी चीज़ें नहीं होंगी, यानी कि नहीं ही हुई और किसान बिल जो है अब 1-2 दिन में पूर्ण रूपेण वापस ले लिया जाएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ, दो बातें आती है सामने कि अगर नरेंद्र मोदी ने जो फैसला लिया वो सही था तो किसानों ने विरोध क्यों किया, और किसानों ने अगर विरोध किया तो किसानों के साथ एक समुचित व्यवस्थित एक लोकतांत्रिक संविधान और स्ट्रक्चर बनाने में भारत के प्रधानमंत्री ने अहम भूमिका क्यों नहीं निभाई। वह अपने एक राजनीतिक लाभ के लिए जिस प्रकार से फैसले पे फैसला और जहां तक ताकत के बलबूते पे अगर जैसे जैसे वो बढ़ते चले गए, जैसे जैसे उनको उन्नति मिलती गई राजनीतिक रूप से, कई राज्यों में सरकार बनाने में वो सफल रहे और भाजपा का स्वर्णिम युग कहा जाता है नरेंद्र मोदी के काल में। और इसी का परिणाम है कि घमंड तो आना ही था, लेकिन जैसे जैसे कई राज्यों में उनको झटके लगते गए, उनके चुनावी एजेंडे फेल होते गए, नरेंद्र मोदी के चेहरे को जितना बड़ा धक्का लगता गया उसी प्रकार से बड़े बड़े प्रोपेगेंडे और भी फैलाए गए। और इसी का आधार है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान बिल को वापस किया गया और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने तब भी कहा कि कुछ लोगों को हम समझा नहीं पाए, हमारी तपस्या बेकार चली गई, हमारी तपस्या में कमी रह गई। आप समझ के देखिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री तपस्या कर रहे थे तो 700 किसानों की मृत्यु शायद कम हो गई। यानी कि यह समझ के देखिए, तपस्या यह थी कि हमें लोगों को मार देना है। इसी काल में कोविड का एक नया खेल चला, प्रोपेगेंडा चला। कोविड के वैक्सीनेशन का क्या परिणाम है वह रोज आप पेपर की सुर्खियों में पढ़ते होंगे और खास करके अपने निजी जीवन में जब देखते होंगे कि कोविड का वैक्सीन लेने के बाद और न लेने के बाद भी क्या फ़र्क पड़ा आपके जीवन में, वह भी समझ में आता होगा। लेकिन खैर, मैं मुझे उस प्रोपेगेंडे में जाना नहीं है और न मेरी कोई दिलचस्पी है कोविड को लेकर के काम करने में। सरकार अपना मुहिम चला रही है, नए नए रोज पेपर की सुर्खियों में गाइडलाइन जारी हो रही है। बस गाइडलाइन आम पब्लिक के लिए होता है, प्रधानमंत्री की रैलियों के लिए गाइडलाइन नहीं होता है। प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगते हुए अब कानून वापस इसलिए ले लिए क्योंकि यूपी में उनको चुनाव जीतना है। मैं कई बार अपने वीडियो के माध्यम से भी कहा हूं और अब भी मैं पुनः दोहराता हूं कि यह कानून वापसी ही एकमात्र माध्यम नहीं है, इसके आगे भी अभी बहुत सारी चीज़ें वापस लेने की तैयारी होने वाली है। आप देख लीजिए कि किसान बिल में कोई भी वार्ता करने की जगह प्रधानमंत्री ने यह उचित समझा कि इसको पूर्ण रूप में निरस्त कर दिया जाए। यानी कि किसान के हितों की बात करने वाले प्रधानमंत्री सीधे अपने एजेंडे को शामिल कर देश को जबरदस्ती और किसानों पे जबरदस्ती कानून थोपना चाहते थे ताकि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने किसानों की ज़मीन को हड़प सके, लूट सके। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हम कुछ कंपनियों को यहाँ अधिकृत कर दें अपने शासनकाल में।
जिस प्रकार से ठीक है, सरकार का काम व्यापार नहीं करना है, लेकिन सरकार को सत्ता चलाना है, अपने लिए भी भोजन रोटी का जुगाड़ करना और देश के लिए भी, तो उसके लिए कुछ व्यवस्थित तरीके से फंड आने की सरकार के पास जरूरत होती है, जिसे करने की आवश्यकता थी, जो नरेंद्र मोदी ने पूर्ण रूपेण अपने हाथ खड़े कर दिए। न रहेगा कंपनियां, न दूंगा मैं रोजगार लेना है तो जा करके आप रोड पे भीख मांग लीजिए, पकौड़े तलिए, यही हमारा स्कीम है। आप समझ के देखिए कि किस प्रकार से किसान बिल को खत्म करने के साथ एक गिरोह पुनः काम करने लगा कि खालिस्तानी का दबाव था, इसलिए देश पहले बचाना था। आप समझ के देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को 56 इंच का सीना वाले कहते हैं और कहते हैं कि हम कभी वापस अपने किए गए फैसले को नहीं लेते हैं, उन्हें फैसला क्यों वापस लेना पड़ा? फैसला इसलिए लेना पड़ा क्योंकि वो लगातार चुनाव हार रहे थे। और एक चीज़ समझ लीजिए, खालिस्तान की बात लाने वाली बात वही है जिस प्रकार से पीएम केयर फंड, एक फाउंडेशन, एक एनजीओ, एक ट्रस्ट चलाने वाले भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो अपने नाम से अलग से सरकार के अलग, यानी कि भारत सरकार या किसी भी देश का जो सरकार होता है, सरकार के अधीन संचालित व्यवस्थाओं के इतर एक देश का प्रधानमंत्री अलग से अपना ट्रस्ट और फाउंडेशन चलाकर देश के लोगों से फंड ठगने का काम कर रहे हैं। क्या दिया क्या लिया, अब वह इनकम टैक्स की बात है और इनकम टैक्स वाले प्रधानमंत्री की जूतियों के नीचे है। वह इस व्यवस्थाओं को नहीं समझा सकते हैं, इसीलिए वो खालिस्तान की बात करते हैं। अगर हमारे देश के अंदर, भारत के अंदर खालिस्तानियों की संख्या बढ़ रही है, उनका हमारे देश को तोड़ने की बातें हो रही है, तो खालिस्तानी पे जो गैंग काम कर रही है और प्रधानमंत्री को पता है, तो उन्होंने उस गैंग पे कार्रवाई क्यों नहीं की कि इस जगह पे कि उन्होंने कृषि कानून को वापस लिया। यह एक राजनीतिक प्रोपगंडा है। याद कर लीजिए पुलवामा हमला, लोग जो भक्त हैं उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इस बात को याद रख लीजिए कि कृषि कानून ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से चुनाव की रणनीति में आगे काम कर रहे हैं, यह देख लीजिए। यूपी के चुनाव में हार की अगर उनको या डर और भी कुछ चीज़ों में सताया, जो संभावनाएं सताने वाली लग रही है, तो अभी बहुत बड़े बड़े फैसले होने बाकी हैं। आप नरेंद्र मोदी को आत्मबोध की अभी व्याख्या नहीं मैं करूंगा, इसलिए कि अभी आत्मबोध का समय नहीं आया है उनका। अभी जिस दिन उनको आत्मबोध का समय आएगा, भारत का, दुनिया का एक ऐसा प्रतिनिधि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने आप को जल समाधि, तो विभिन्न प्रकार की समाधियां जो इस देश में होती है, क्योंकि यह प्रोपगंडा भी जीवित रखना है कि भारत के इकलौते सनातनी और सनातन धर्म के रक्षक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, हिंदू वीर हैं, तो उनको इस बात की तरफ भी जीवित रखना है। इसलिए उनके द्वारा किए जाने वाले आने वाले समय में खुद जब वो आत्मदाह या जल समाधि या किसी प्रकार की समाधि लेंगे, तो उसको एक बड़ा प्रोपगंडे के रूप में भी फैलाना है, इसकी भी तैयारी चल रही है। वहीं यूपी, उनकी सबसे बड़ी जीत जो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को रहा, अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है, उसको लेकर के भी अभी काम कर रहे हैं, और जिसको लेकर वो जो प्रोपगंडा उस क्षेत्र में अभी बाकी है, उसको भी आप देखते हुए नजर आएंगे। आप निश्चिंत रहें, योगी आदित्यनाथ को अगर पुनः मुख्यमंत्री बनना है और भाजपा को पुनः अगर यूपी में चुनाव जीतना है, तो अभी हिंदुत्व का एक बड़ा खेल बाकी है, जिसको प्रोपगंडे के तहत पूरा एकजुट हिंदुत्व करने के लिए किया जाना बाकी है। क्या होगा नहीं होगा, वह चुनाव के समय के आंकड़ों पे अगर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस किस प्रकार से अभी प्रोपगंडे होने बाकी हैं। देश से पहली बार माफ़ी मांगने वाले प्रधानमंत्री को अभी कितनी माफ़ियाँ मांगनी होगी, और योगी आदित्यनाथ के जो फैसलेदार सोच हैं, उनके जो रुतबे हैं, उनके जो ढंग है, उसमें कितनी अभी गिरावट और आनी बाकी है, वह देखिए। चुनाव किस हद तक लेकर जाएगा वह देखना हो तो याद कर लीजिए
कि भारत के गृह मंत्री दिल्ली के चुनाव में औंधे मुंह गिरे, जबकि भारत के गृह मंत्री खुद जाकर के ब्रोशर और बैनर साटते हुए और बांटते हुए, पॉम्पलेट बांटते हुए आपने उनको दिल्ली के चुनाव में देखा था। तो याद रखिए कि चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है, सत्ता का नशा इतना भयावह हो चुका है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने आप को बैचलर कहते हैं, उनको परिवार समाज के बंधनों से उन्हें मुक्त माना जाता है, लेकिन सत्ता का भोग और सत्ता का सुख इतना भयावह तरीके से उनके कंधों पे हावी हो चुका है कि उस मदमस्त नशे में, सत्ता के नशे में उनको कोई भी आधार दिखेगा नहीं। अभी बहुत कुछ यूपी में होना बाकी है और यूपी चुनाव के सहारे यह तो समझ में आ गया कि देश में एक साथ चुनाव होने की जो बातें लगातार कही जाती है वह कितना भयावह हो जाए। अगर एक बार चुनाव हो और 5 साल के बाद पुनः चुनाव की बात आएगी तो भारत के प्रधानमंत्री कितने आवारा हो जाएंगे। राम मनोहर लोहिया ने कहा था, याद कर लीजिए, कि अगर सड़कें खामोश हो जाएं तो संसद आवारा हो जाएंगी। तो याद रख लीजिए कि अभी बहुमत ही मात्र आपने दिया था तो इतना घमंड था, और कुछ जगहों पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हार और उनके चेहरे की दाढ़ियों की तरफ बढ़ते हुए उनके भाजपा का दुर्गति जब दिखने लगा और लोगों का विश्वास खत्म होने लगा तो दाढ़ियों पे भी कुछ सजावटपन का दायरा लाया गया और माफ़ी भी मांगा गया। याद कर लीजिए कि किसान बिल को वापस लेते हुए माफ़ी मांगते समय भी कहीं से भी उनके जेहन में यह नहीं था कि उन्होंने जो किया और जो किसान मरे उनके प्रति उनको कोई सहानुभूति नहीं रही। उनके मन में आज भी यह है कि यह प्रोपेगेंडा है। आप समझ के देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगने की अपनी पहली और बड़ी भूमिका निभाई, लेकिन यह भूमिका अभी और आपको नज़दीक लेकर जाएगी लोकतंत्र के। इसलिए चुनाव की प्रक्रियाओं पे आप सवाल मत करें, किसान को मजबूती दे, साथ ही साथ जान ले जवान आपके मजबूत होंगे तभी आपका देश मजबूत होगा। और चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जो बड़े बड़े तुकरम खान को भी घुटने पे ला के खड़ा कर देती है, जो देखकर अब उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का घमंड धरातल पे दिखता है। अभी और आना बाकी है। आप सभी से आग्रह है, लोकतंत्र को अगर आप जीवित रखना चाहते हैं तो अपराध तंत्र और राष्ट्र के नाम पे प्रोपेगेंडा करने वाले लोगों से, कोई भी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस पे ध्यान रखिए। मैं जो सवाल उठा रहा हूँ वह सत्ता से उठा रहा हूँ, और विपक्ष की भूमिका कितनी मजबूत होनी चाहिए वह किसी भी पार्टी में अभी नज़र नहीं आ रही है। सत्ता इसीलिए मदमस्त होकर झूम रही है। तो आप सभी लोगों से आग्रह है कि वोट डालते समय मदमस्तता की जगह अपने क्षेत्र के विधायक को चुनिए, जो आपके गांव का हो, समाज का हो, ताकि उसके साथ और उसके परिवार के साथ बैठ करके आप अपने सुख दुख का बंटवारा कर सके और उनसे अपनी बात रख सके। तो आप सभी का इसके साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। भोजन, कपड़ा, पानी पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हूं, और इसलिए आया हूं कि या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें जीव है, वैशाली जिला बोल सकता है, रेंग सकता है, या किसी भी प्रकार के नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड संचालित होता है